दोस्तों साइकोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में सामाजिक मनोविज्ञान की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो भी सामाजिक समस्याएं चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो या फिर मारधाड़ हो, अपराध हो, इन सब चीजों के समाधान के लिए जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो किस भूमिका देता है, इसके बारे में आपको बताना। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि बच्चे समझ सके और क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे तो आप आंसर को कर पाए। इसके लिए क्या तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप सारे सेमेस्टर में सारे विषयों का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको गारंटी के साथ पसंद आएगा तो वीडियो को अभी आप लोग लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको खत्म होने के बाद, इस वीडियो को खत्म होने के बाद अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को, भूमिका को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में सामाजिक मनोविज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक जितनी भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए जो सामाजिक मनोविज्ञान है, क्योंकि यही तो हमें बताता है किस तरह से जो समाज वो प्रभावित होता है, समाज के जो लोग हैं वो अलग दूसरे लोगों से किस तरह से प्रभावित होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में सामाजिक मनोविज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जहाँ समाज शास्त्र सामाजिक समस्याओं के ढांचे और बाहरी कारणों का अध्ययन करता है, जो हमारा समाज शास्त्र वो क्या करता है, तो वो समाज के बारे में अध्ययन करता है, उसकी समस्याओं के बारे में अध्ययन करता है और जो बाहरी कारण उसके बारे में अध्ययन करता है। वही सामाजिक मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को समझता है। वहीं पर जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो सब ये समझाने का काम करता है या फिर ये समझने का काम करता है कि ये कारण ये हो क्यों रहा है, ये कैसे होता है या फिर क्यों होता है। इन सब चीजों को समझने का काम किसका है, तो सामाजिक मनोविज्ञान का। जो इन समस्याओं को जन्म देते हैं, जो इन समस्याओं को क्या तो जन्म देते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि यह हमें बताता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं और करते हैं, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, और उनकी सोच व व्यवहार को बदलकर इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। सामाजिक मनोविज्ञान हमें यही सब चीजों को बताता है। ठीक है, ये तो हमारा एक छोटा सा भूमिका हो गया। आगे हम लोग जानेंगे कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में सामाजिक मनोविज्ञान की क्या भूमिका होती है। तो पहली जो हम लोग भूमिका यहाँ पर देखेंगे वो है पूर्वाग्रह और भेदभाव का निवारण। ये पूर्वाग्रह और भेदभाव का निवारण करता है। पूर्वाग्रह का मतलब जो पहले का सोच था, जो पहले का मतलब कैसे जो विचार था और उसके कारण जो भेदभाव देखने को मिलता है, इन सब चीजों का ये निवारण करता है। जो सामाजिक मनोविज्ञान है इन सब चीजों का क्या करता है, तो निवारण वो करता है। कहा जा रहा है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव होता है ये आज से थोड़ी हुआ, वो तो बहुत पहले से शुरू हुआ है, तो उसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है। वही कहा जा रहा है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव होता है उसकी जड़ लोगों के मन में बैठे पूर्वाग्रह होते हैं। उसका जो कह सकते हैं जड़ है वो लोगों के मन में बैठा पूर्वाग्रह है। ठीक है, जो पहले का सोच है। सामाजिक मनोविज्ञान यह समझाता है कि ये पूर्वाग्रह अचानक नहीं बनते। ये क्या तो अचानक नहीं बनता, बल्कि समाज, परिवार और अनुभवों से धीरे धीरे विकसित होते हैं। मतलब परिवार से, समाज से हमें ये बताया जाता है कि ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये जात का लोग अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जो हमें अनुभव होता है, जो हम लोग परिवार के द्वारा सीखते हैं, जो समाज के द्वारा सीखते हैं, वो ये क्या तो धीरे धीरे विकसित होता है। जब अलग अलग समूहों के लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्या कहा जाए, जब अलग अलग समूह के लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो जाहिर सा बात है अगर आप अलग अलग रहेंगे तो आपके मन में विचार एक जैसा नहीं होगा, अच्छा विचार नहीं आएगा। जो लोग अलग अलग रहते हैं, अगर एक परिवार का लोग ही अलग हो जाए, दो भाई दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों भाई का जो परिवार उसके मन में क्या है तो एक दूसरे के प्रति नफरत होने लगेगा। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि जब अलग अलग समूहों के लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उनके मन में गलत धारणाएं बन जाती है। इसके कारण क्या है तो एक दूसरे के बारे में लोग गलत सोचने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें साथ में काम करने का मौका मिलता है तो वे एक दूसरे को समझने लगते हैं। वहीं पर जब दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं तो क्या होता है, दोनों फिर एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दोनों को जानने लगते हैं और उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। इस तरह सामाजिक मनोविज्ञान लोगों की सोच बदलकर भेदभाव को कम करने में मदद करता है। और जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो लोगों का सोच बदलता है और उसके भेदभाव को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसमें समाधान में कह सकते हैं, इसके निवारण में जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो उसकी भूमिका होती है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे, वह सामाजिक परिवर्तन और अभिवृत्ति परिवर्तन। ये क्या कहता है, समाज के परिवर्तन में और अभिवृत्ति को परिवर्तन में सहायक होता है। दहेज प्रथा, बाल विवाह या फिर लड़का लड़की में भेदभाव जैसी समस्याएं लोगों की पुरानी सोच के कारण बनी रहती है। चाहे वो दहेज प्रथा हो, दहेज प्रथा बहुत समय से चलता आ रहा है। पहले ये दहेज प्रथा स्वेच्छा के हिसाब से था, मतलब जो लोग देते थे वही वो रख लेते थे। लेकिन दहेज प्रथा जो आज कह सकते हैं कि मजबूरी हो गया, बेटी के बाप को बेटा के बाप को देना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये मजबूरी है, दोनों तरफ से समझना पड़ेगा और दोनों ही नहीं समझते, ना ही बेटा का बाप समझ रहा है ना ही बेटी का बाप समझ रहा है। ठीक है, इसी कारण दहेज प्रथा चलेगा और चलता रहेगा। बाल विवाह या फिर लड़का लड़की में भेदभाव जैसी समस्याएं लोगों को पुरानी सोच के कारण बनी रहती है। सामाजिक मनोविज्ञान यह बताता है कि लोगों की सोच, जिसको अभिवृत्ति बोलते हैं, अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, जो हम लोग सोचते समझते हैं, इसी को बोलता है अभिवृत्ति। ठीक है, को कैसे बदला जाए। जब लोगों को सही जानकारी दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है और अच्छे से उदाहरण दिखाए जाते हैं तो उनकी सोच जो है वो धीरे धीरे बदलने लगती है।
जैसे कि फिल्मों, विज्ञापनों और जागरूकता अभियानों से माध्यम से क्या तो लोगों को यह समझाया जाता है कि दहेज लेना गलत है या फिर स्वेच्छा जरूरी है। मतलब अगर खुद से जो वो लोग दे रहे हैं तो ले लीजिए। इस प्रकार सोच में बदलाव लाकर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। हालांकि एक बात यहाँ पर हम आपको क्लियर कराना चाहेंगे दहेज प्रथा के बारे में, क्योंकि दहेज प्रथा के बारे में एक क्वेश्चन हम अलग से आपको करवाएंगे, तो वहां पर भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी बता रहे हैं। दहेज प्रथा ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती लेता है, जबरदस्ती इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो बेटी का बाप है वो बेटा के बाप से डिमांड करता है कि मेरी बेटी को गहना इतना चाहिए। और जब आप कोर्ट में या फिर मंदिर में शादी नहीं कर सकते, क्या है तो आपको बारात लाना पड़ेगा, बाकायदा आपको क्या है तो बारात लाना पड़ेगा, और ये पड़ाका फूटना चाहिए, पूरा गर्दा उड़ान, गाड़ी करना चाहिए, वो भी खाली स्कॉर्पियो काला। तो अगर लड़की का बाप डिमांड करेगा तो जाहिर सा बात है वो फ्री में कहाँ से कर पाएगा। अगर शादी करना बिना दहेज का, तो लड़का जैसा बोल रहा है कि चुपचाप शादी कर लेते हैं कोर्ट में या फिर मंदिर में, तो ऐसा कर लेना चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर पैसा दीजिए, शादी होगा धूमधाम से। दहेज प्रथा इसी कारण लिया जाता है। और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन यहाँ पर एक मोटा मोटे कारण यही है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे वो है सांप्रदायिक सद्भाव और संघर्ष समाधान। सांप्रदायिक सद्भाव और संघर्ष समाधान, ठीक है, ये सांप्रदायिक सद्भाव दिखाता है, जो संघर्ष उसका समाधान करता है। समाज में कई बार धर्म, जाति या फिर समूहों के बीच झगड़े हो जाते हैं, क्या है तो बहुत सारे क्या तो झगड़े हो जाते हैं जो बड़ी समस्याओं का रूप ले लेते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान यह समझाता है कि ऐसे झगड़े अक्सर गलतफहमी, डर और आपसी दूरी के कारण होते हैं। तो जो सांप्रदायिक सद्भाव है ये बनाए रखता है, और जो संघर्ष उसका समाधान ये करता है। जब दो समूह एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो वे एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं, और जब दोनों समूह क्या है तो एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो क्या एक दूसरे को दुश्मन मानने लगते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी एक साझा लक्ष्य के लिए साथ काम करने का मौका दिया जाए, अगर दोनों को फिर से मिला दिया जाए और कहा जाए कि आप दोनों मिलकर ये काम करिए, तो वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं, सहयोग करने लगते हैं। तो दोनों क्या करेंगे, फिर से मिल जाएंगे और एक दूसरे को समझेंगे कि हम इसके बारे में गलत धारणा रखे थे, हम इसके बारे में गलत सोच रहे थे। तो दोनों में क्या होगा, प्यार बढ़ेगा और धीरे धीरे समझ लेंगे कि हम इसके बारे में गलत सोच रहे थे, जबकि वो ऐसा है नहीं। इस तरह सामाजिक मनोविज्ञान शांति और सद्भाव स्थापित करने में मदद करता है। इस तरह से जो सामाजिक मनोविज्ञान है क्या करता है, शांति स्थापित करता है और सद्भाव स्थापित करने का काम करता है। चौथा जो हम लोग इसका भूमिका देखेंगे वो आक्रामकता और हिंसा पर नियंत्रण। ये आक्रामकता और हिंसा को भी नियंत्रित करने का काम करता है। आज के समय में बढ़ती हिंसा और आक्रामकता एक गंभीर समस्या है। सामाजिक मनोविज्ञान यह बताता है कि लोग गुस्सा क्यों करते हैं और हिंसक क्यों बन जाते हैं। लेकिन जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो यह बताने का काम करता है कि लोगों को गुस्सा क्यों आ जाता है और वो हिंसक क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है, आक्रामकता और हिंसा पर नियंत्रण करने का काम करता है। कई बार यह कुंठा, तनाव या फिर सामाजिक दबाव या फिर गलत वातावरण के कारण होता है। जब इन कारणों को समझ लिया जाता है तो उनके समाधान के लिए उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप बेकार में किसी से गुस्सा कर रहे हैं, आक्रामक हो जाते हैं, और अगर आप इन सब चीजों को समझ लेते हैं कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के लिए आक्रामक नहीं होना चाहिए, तो समझाता कौन है, बताता कौन है, तो वो सामाजिक मनोविज्ञान ही बताता है। और जब इन सब चीजों पर आप काबू कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जैसे कि क्रोध को नियंत्रित करना सीखना, सही व्यवहार को प्रशिक्षित देना, ठीक है, सकारात्मक वातावरण बनाना, इस तरह लोगों के व्यवहार को सुधार कर हिंसा को कम किया जा सकता है। तो मनोविज्ञान हमें ये सब चीजों को बताने का काम करता है, समझाने का काम करता है। आगे जो इसकी भूमिका है वह पर्यावरण संरक्षण और धारणीय विकास। पर्यावरण संरक्षण और धारणीय विकास, ठीक है, ये क्या है तो इसकी एक भूमिका है जो यहाँ पर समस्याएं उसके समाधान के लिए। प्रदूषण और पर्यावरण की समस्याएं भी मनुष्य के व्यवहार से जुड़ी होती हैं। लोग अक्सर यह सोचकर नियमों का पालन नहीं करते कि कोई और भी तो ऐसा कर रहा है। मतलब लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि कोई और भी तो ऐसा कर रहा है, हम सिर्फ तो नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जहाँ पर अगर बस स्टैंड में लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, लेकिन लोग जाकर के वहीं पर जाके टॉयलेट करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है, लोग देखते हैं कि वहां पर और लोग तो किया हुआ है, देख तो रहे हैं सब कोई किया हुआ है। तो ये जो सोच है, ये जो धारणा है, ये भी क्या करता है तो समाज को गलत दिशा में लेके जाता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान यह समझाता है कि अगर समाज में अच्छे व्यवहार को सामान्य बना दिया जाए, जो समाज में अच्छा व्यवहार उसको सामान्य बना दिया जाए, तो लोग खुद भी उसे अपनाने लगते हैं। अगर एक व्यक्ति अच्छा काम करने लगे तो जो लोग उसके पीछे पीछे सारे लोग अच्छे काम करने लगेंगे, इस तरह से माना जाता है। जैसे अगर लोग देखते हैं कि सभी कचरा डस्टबिन में डाल रहे हैं या फिर पानी बचा रहे हैं, तो वे भी ऐसा ही करने लगते हैं। इस प्रकार लोगों के व्यवहार में बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए और जो धारणीय विकास है ये भी इसके लिए काम करता है, इसमें भी एक भूमिका रहता है। अगर देखा जाए कि जैसे आप लोग बस में सफर करते हैं तो कोई भी क्या होता है, केला खा लिया, कुरकुरे खा लिया और रोड में फेंक देता है, वो छिलका या फिर जो रेपर होता है उसको रोड में फेंक देता है। लेकिन आप अगर बोलेंगे या फिर आपको कोई देख लेगा कि आप क्या करें, तो खा करके उसको जेब में भर ले रहे हैं, प्लास्टिक में कर ले रहे हैं, ठीक है, बाहर में जाकर डस्टबिन में फेंकेंगे, तो जो वहां पर आसपास के लोग होते हैं वो भी सोचते हैं कि कितना अच्छा आदमी है, क्या सोच रखता है। हालांकि एक दो लोग ये भी बोलेंगे कि तुम्हें सबका ठेका ले रखा है क्या, लेकिन होता यही है, जब आपको कोई अच्छा काम करने के लिए देखता है तो वो खुद भी प्रेरित होता है। छठा जो अपने लोग भूमिका देखेंगे वह जनसंख्या और परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये क्या करता है तो जनसंख्या और परिवार नियोजन भी कह सकते हैं
इनमें भी क्या करता है, भूमिका निभाता है। जनसंख्या को सही रखने के लिए और जो परिवार नियोजन उसमें भी अपनी भूमिका ये निभाता है। जनसंख्या वृद्धि केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह लोगों की सोच और आदतों से भी जुड़ी होती है। कई लोग पुराने विचारों के कारण बड़े परिवार को सही मानते हैं। जो पुराने विचार है कि हाँ मेरा 4 बेटा जब हो गया है तो 3 बेटी भी होना चाहिए, तो जो पुराना सोच है फिर ये सोचा जाता है कि अगर 4 बेटा रहेगा तो ज़्यादा कमाएगा, ठीक है, या फिर जो कह सकते हैं ताकत ज़्यादा रहेगा। तो इन सब जो पुराने ख्याल के लोग हैं तो ये क्या है, तो इसको सही मानते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान यह बताता है कि लोगों को कैसे समझाया जाए कि छोटा परिवार बेहतर होता है। जब समाज में सम्मानित या फिर प्रभावशाली लोग इस बात को बढ़ावा देते हैं तो अन्य लोग भी उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, या फिर कैसे जो आपके गांव के लोग होंगे, जो बड़े लोग होंगे, जो थोड़े से रईस लोग होंगे, या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही देखते होंगे कि उसका 2 बेटा था और दोनों को अच्छे से पढ़ाया, नौकरी हो गया। इसका 1 बेटा 1 बेटी था, दोनों को पढ़ाया, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप नौकरी ले, बिजनेस भी कर सकते हैं, फिर आपकी जो रुचि उसमें आप जा सकते हैं। तो जब देखा जाता है कि जो छोटा परिवार था वो अधिक विकसित हो रहा है, अच्छे से काम कर पा रहा है, तो लोग क्या होते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती है और समस्या का समाधान संभव होता है। आगे लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ देखेंगे वह स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान। ये जो सामाजिक मनोविज्ञान है ये स्वास्थ्य समस्याओं का भी समाधान करने में अपना भूमिका निभाता है। नशाखोरी, धूम्रपान, टीकाकरण से डर जैसी समस्याएं भी लोगों के व्यवहार और सोच में इससे क्या है तो जुड़ा हुआ होता है। कई बार लोग सही जानकारी के अभाव में गलत आदतें अपनाते हैं या फिर इलाज से डरते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान यह बताता है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और उन्हें सही दिशा में कैसे प्रेरित किया जाए। तो आपको नशा से दूर रहना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, टीकाकरण हमेशा करना चाहिए। तो ये कौन बताता है आपको? सामाजिक मनोवैज्ञानिक बताता है। लोग आपको बताते हैं, लोग आपके विचार को बदलते हैं, लोग आपके व्यवहार को बदलते हैं, ठीक है। जब लोगों को बीमारी के खतरे और बचाव के फायदे समझ आते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करने लगते हैं। इससे समाज का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आप फिर से आपको उदाहरण देकर समझाना चाहें तो आप देख पा रहे हैं कि जो रोज दारू पी रहा था, जो शराब पी रहा था, ठीक है, जो गुटखा खा रहा था, जो सिगरेट पी रहा था, वो 40 साल में मर गया। लेकिन जो अच्छे से जी रहा था, रोज योगा कर रहा था, फिर योगा ना भी करे तो एक साधारण जीवन जी रहा था, वो 80 साल जी रहा है। तो आपको देख करके ये समझ में आएगा कि कैसे क्या मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बताने वाला होता कौन? ये बताने वाला होता है आपको सामाजिक मनोविज्ञान। वही बताता है कि हम उसको देखें कि 40 साल में वो मर गया क्योंकि वो शराब पी रहा था, गुटखा खा रहा था। हम लोग सोचे उसको देख करके, वो हमको क्या है तो प्रभावित किया, हमारे व्यवहार को बदलने का काम किया। तो इस तरह से जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो समाज की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक समस्याओं के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समस्याओं के पीछे छिपे मानसिक और व्यवहारिक कारणों को समझकर लोगों की सोच और व्यवहार को बदलाव लाता है। व्यवहार क्या तो बदलाव लाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई भी सामाजिक समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। जबरदस्ती लाइक कीजिए लेकिन कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।